Good morning friends and my students, myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स जो सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1620402, उसका जो डीसी मोटर्स का यूनिट हम लोग कवर कर रहे थे, आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीसी मोटर के केस में हम लोग टॉर्क के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो टॉर्क के जनरल एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, टॉर्क है क्या, टॉर्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद डीसी मशीन के केस में यानी डीसी मोटर के केस में जो हमें टॉर्क मिलता है, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि टॉर्क है क्या, मैकेनिक्स में आपको बताया गया होगा कि टॉर्क है क्या। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टॉर्क पे। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क के डेफिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो टॉर्क का डेफिनेशन है द टर्निंग और ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टॉर्क। तो आपको मोमेंट निकालना सिखाया गया होगा मैकेनिक्स में, किसी फोर्स का मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, किसी पॉइंट पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे कोई फोर्स, जैसे सपोज दैट एक पुली का एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। सपोज दैट एक पुली है जिसका रेडियस r मीटर हम लोग लेके चलते हैं। ये पुली है और सपोज इसका रेडियस r मीटर, ये इसका सेंटर है और r मीटर रेडियस का एक पुली हम लोग लेके चलते हैं। एक पॉइंट हम लोग सपोज दैट ए पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और अगर इस पॉइंट पे एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं F न्यूटन का और ये फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, इस फोर्स का जो टेंजेंशियल फोर्स F न्यूटन का हमने लगाया, इस फोर्स का मोमेंट किसी एक्सिस के अलोंग, तो जाहिर है इस पुल्ली पे हम लोग लगा रहे हैं, पुल्ली का प्लेन वर्टिकल है, तो डेफिनेटली इसके सेंटर से गुजरता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लाइन होगा जो इसका एक्सिस है, सेंटर से गुजरता हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लाइन है। क्योंकि पुल्ली हमारा वर्टिकल प्लेन में है तो डेफिनेटली सेंटर से गुजरता हुआ जो लाइन होगा, जो एक्सिस होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। तो ये फोर्स F न्यूटन का फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं, उसके वजह से एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग, और इस टर्निंग और ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं फोर्स जो F न्यूटन का है और ये हमारा पुल्ली जिसका रेडियस r मीटर है। तो मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं टॉर्क को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, और हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस r। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है और मेक इट इक्वेशन नंबर 1। और जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये FR sin थीटा के बराबर आ जाएगा, sin थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये sin थीटा आपके अप्लाइड फोर्स और ये रेडियस के बीच का एंगल है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि अगर फोर्स जो F न्यूटन का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो हमें पता है टेंजेंट अपने रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस केस में ये इक्वेशन जिसमें हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ये इक्वेशन बन जाता है। क्योंकि हमें पता है इस केस में हम लोग जान रहे हैं कि इस केस में फोर्स हमारा टेंजेंशियली लग रहा है, टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और डेफिनेटली जब थीटा 90 डिग्री है तो हमारा साइन थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। और साइन थीटा इज 1। तो इस केस में ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है, इसको जब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमें पता है कि F और R के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए sin थीटा 1 है। तो ये इक्वेशन सिमट के हमारा FR के बराबर हो जाएगा। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। यानी इस केस में जब पुल्ली पे पॉइंट A पे हमने फोर्स अप्लाई किया टेंजेंट के अलोंग, यानी टेंजेंशियल फोर्स हमने लगाया, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट का एंगल, टेंजेंट जो अपने रेडियस से एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और इस केस में हमें FR के बराबर, टॉर्क इज इक्वल टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो FR के बराबर मिला। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग डीसी मोटर के केस में टॉर्क की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हम लोग सबसे पहले टॉर्क के इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली। और टॉर्क के इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो सबसे आसान उपाय और सबसे बेहतरीन उपाय होता है कि टॉर्क और पावर के बीच का रिलेशन हम लोग डिराइव कर लें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे डीसी मशीन के केस में
तो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे वर्क, यानी जाहिर है ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के लगने की वजह से अगर ये पॉइंट ए मूव करता है इस सर्कल के अराउंड, अगर इस पॉइंट ए का एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क होगा क्योंकि फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे वर्क का होता है, तो हमें पता है वर्क किसी फोर्स के वजह से वर्क होगा, तो वो होगा जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के लगने की वजह से अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है तो हम जानते हैं वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन के केस में हमें पता है कि अगर यहाँ एक पॉइंट ए पे फोर्स लगा के इस पॉइंट ए को हम एक रोटेशन दे दें, यानी इस पुल्ली को एक रोटेशन दे दें, यानी इस फोर्स एफ के लगने की वजह से अगर पुल्ली ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो एक रोटेशन के बाद डेफिनेटली आपका पॉइंट ए वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो होता क्या है, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि जितना भी रोटेशन होगा हर रोटेशन के बाद वो पॉइंट वापस अपने जगह पे पहुंच जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसलिए सर्कुलर मोशन के केस में जो हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करके चलते हैं। तो इस केस में हमारा वर्क हो जाएगा F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इस पॉइंट ए पे हमने फोर्स लगाया और एक रोटेशन अगर हमने कंप्लीट कर दिया, एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो डेफिनेटली इस पॉइंट ए पे लगने वाले फोर्स के वजह से इस पॉइंट ए ने एक रोटेशन में टोटल जो डिस्टेंस कवर किया डेफिनेटली वो डिस्टेंस 2 पाई r के बराबर है। एक रोटेशन में हमारे लगने वाले फोर्स F के वजह से पॉइंट ए ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो डेफिनेटली 2 पाई r के बराबर है। अब सपोज दैट हम लोग ये इमेजिन कर लें कि ये फोर्स इस पे लग रहा है और इस फोर्स ने पुल्ली पर कंटिन्यूअसली लग के इस पुल्ली को n rps से रोटेट करा दिया है, यानी n रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से ये फोर्स लग के अब इस पुल्ली को रोटेट करा रहा है। अगर हम लोग ये लेके चलते हैं तो होगा क्या, तो हमें पता है कि अगर ये पुल्ली इस लगने वाले F फोर्स की वजह से, ये F फोर्स जो पॉइंट ए पे लग रहा है और ये पुल्ली को रोटेट करा रहा है, तो इस F फोर्स की वजह से ये पुल्ली अगर n rps से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब तो डेफिनेटली इसका मतलब है एक सेकंड में n रेवोल्यूशन ये पुल्ली या ये पॉइंट कवर कर रहा है, एक सेकंड में n रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक सेकंड में n रेवोल्यूशंस यहाँ कवर हो रहा है इस फोर्स के लगने की वजह से, और डेफिनेटली हर एक रेवोल्यूशन में जो वो पॉइंट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो d = 2 पाई r के बराबर है, यानी हम लोग पर सेकंड का टोटल डिस्टेंस इससे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हमें पता है कि अगर हम लोग जानते हैं कि वर्क हमें पता चल गया तो हम लोग जानते हैं कि वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम वो पावर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग हमें पावर का इक्वेशन भी डिराइव करना होगा, तो ये n rps से हमें बहुत आसानी से पावर का इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक रोटेशन में इस लगने वाले फोर्स F के वजह से ये पॉइंट A एक रोटेशन में 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर रहा है और हमें पता है कि पर सेकंड ये n रिवॉल्यूशंस कर रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस पर सेकंड अगर हम लोग निकालें, टोटल डिस्टेंस यूं कहें हम लोग, टोटल डिस्टेंस पर सेकंड, मेक इट कैपिटल, दोनों को कैपिटल लिख देते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस पर सेकंड। तो हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस 2 पाई r कवर हो रहा है, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस 2 पाई r कवर हो रहा है, और हमें पता है कि कितना रेवोल्यूशन हो रहा है पर सेकंड, तो n रेवोल्यूशन हो रहा है पर सेकंड, यानी ये मिल गया हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं हम लोग d की जगह, और पर सेकंड n रेवोल्यूशन पर सेकंड यानी n rps की वजह से पर सेकंड भी हमें वैल्यू मिल रही है, तो अपने आप वर्क डिवाइडेड बाय टाइम का हमें इक्वेशन मिल जा रहा है जो पावर के बराबर है। इससे बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो डेफिनेटली अब इसको कंप्यूट करने के बाद जब डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस पर सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोग पुट कर ही रहे हैं, पर सेकंड भी पुट कर रहे हैं, तो अपने आप वर्क पर सेकंड का इक्वेशन हमें मिलेगा, और हमें पता है हमारा वर्क पर सेकंड या एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड हमारे पावर के बराबर होता है। तो यानी ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, वर्क पर सेकंड, और यहाँ d की जगह टोटल डिस्टेंस पर सेकंड हम लोग कंप्यूट कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा F। और यहाँ चूंकि मैग्नीट्यूड ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वेक्टर भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग F का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यानी F ओनली लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2 पाई
आर एन, ये इक्वेशन हमें वर्क पर सेकंड का मिल गया और हमें पता है वर्क पर सेकंड पावर p के बराबर हो जाता है। तो ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया 2 पाई आर एन और मेक इट इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हमें एक रिलेशन मिल रहा है, एक पावर का इक्वेशन मिल रहा है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज हम लोग कर देंगे। तो रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या होगा, f और r को हम लोग एक साइड लेके चले आएंगे और इधर 2 पाई n, मेक इट इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट हम लोग पुली के केस में यहाँ देख चुके हैं कि हमारा टॉर्क Fr के बराबर इस केस में आ रहा था। और इस केस में क्यों आ रहा था, तो हमें पता है कि टॉर्क का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से निकलता है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R, यानी Fr sin थीटा। जैसे ही मैग्नीट्यूड में हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ क्या होता है, फोर्स और रेडियस के बीच में अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता था, हम लोग पहले देख चुके हैं। और 90 डिग्री की वजह से थीटा अगर 90 डिग्री है तो sin थीटा 1 होता था और आपका इक्वेशन से मट के t इज इक्वल टू Fr आ जाता था। यानी Fr की वैल्यू इस केस में हमें t के बराबर मिल रही है, Fr की वैल्यू इस केस में हमें t के बराबर मिल रही है। तो इस Fr की वैल्यू यानी t इज इक्वल टू Fr को इस इक्वेशन में लाके हम लोग पुट कर देंगे तो एक नया इक्वेशन हमें मिल जाएगा। पुट करने के बाद पावर का इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये t के बराबर हो गया, t इंटू 2 पाई n, यानी टॉर्क इंटू 2 पाई n। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने पावर और टॉर्क के बीच का रिलेशन हमने डिराइव कर लिया। मेक इट इक्वेशन नंबर 5। पावर और टॉर्क के बीच का रिलेशन निकल गया। अब हमें पता है यहाँ जो स्पीड था हमारा वो n rps में दिया हुआ था, यानी n रेवोल्यूशंस पर सेकंड में दिया हुआ था। इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में यानी ओमेगा के टर्म में भी निकाल सकते हैं, रेडियन पर सेकंड, यानी जो ऐसा यूनिट है। तो हमें पता है इसके बीच का रिलेशन यानी rps को एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड के टर्म में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। इसकी वैल्यू को ले जाके हम लोग वहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा P इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा, यानी पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। मेक इट इक्वेशन नंबर 6। तो स्टूडेंट यहाँ हमने देखा कि दो रिलेशन हमने पावर और टॉर्क के बीच का निकाल लिया। एक जब आपका एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल स्पीड आपका रेवोल्यूशंस पर सेकंड में दिया हुआ हो, और एक जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में दिया हुआ हो। तो दो इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसी केस में यहाँ पर क्या था, हमने एज्यूम करके चला था कि n जो आपका रोटेशनल स्पीड दिया हुआ है वो n rps में दिया हुआ है, यानी रेवोल्यूशंस पर सेकंड में दिया हुआ है। किसी किसी केस में n जो आपका है वो प्रोवाइड किया जा सकता है rpm में, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो इस इक्वेशन से ही हम वो डिराइव करके ला सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 को यूज करके ही इस वैल्यू की वजह से, यानी n जब आपका rpm में दिया हुआ हो तो इक्वेशन नंबर 5 में ही चेंजेस करके वो इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। उसको फिर से लेंथी प्रोसेस से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम लोग मान लें कि अब n हमारा rps के बजाय rpm में यानी रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ n की वैल्यू जो पुट करेंगे बस उसमें थोड़ा सा बदलाव करके हम लोग उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस केस में हम लोग मान के चलेंगे कि n की वैल्यू जो हमें इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, अब चूंकि n rpm में दिया हुआ है, n rpm में दिया हुआ है और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, n rpm में दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में n की जगह हम लोग पुट कर देंगे n/60। चूंकि ये इक्वेशन नंबर 5 हमने डिराइव किया था जब n हमारा rps था, और अब हमारा n rpm में दिया हुआ है, रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है। तो सिंपली इस इक्वेशन में n की जगह n/60 हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में जब n की जगह n/60 हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 हमारा बन जाएगा टॉर्क इनटू 2 पाई n अपॉन 60। इस इक्वेशन को रीअरेंज हम लोग कर सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा पावर। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो रीअरेंज करके कांस्टेंट टर्म को एक जगह कर सकते हैं और वेरिएबल टर्म को एक जगह कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ 2 पाई हमारा कांस्टेंट है और 60 कांस्टेंट है।
2 पाई अपॉन 60, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ हम लोग वेरिएबल वैल्यू इस साइड ले जाके पुट कर देंगे, तो ये nt, यानी एक नया इक्वेशन हमें मिल गया। और इस इक्वेशन में क्या है, तो हम लोग 2 पाई बाई 60 जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है nt अपॉन 9.55। तो एक इक्वेशन हमें ये भी मिल गया टॉर्क का। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया। कैसे हमने देखा, स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं। हमने देखा कि टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, तो टॉर्क इज द टर्निंग और ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। तो यहाँ हमने देखा एक पुल्ली हमने लिया जिसका रेडियस r मीटर है, और इस पुल्ली पे एक पॉइंट A पे हमने फोर्स F लगाया, F न्यूटन का एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहा था। तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बाय द मैथमेटिकल डेफिनेशन के मैथमेटिकल पार्ट से हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R होता है। तो यहाँ हम लोग उसको लिख सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे टॉर्क का, तो टॉर्क इज इक्वल टू F R sin थीटा। और इस केस में चूंकि फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसको हम लोग पुट करेंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें F R के बराबर मिल जाएगा। और फिर फाइनली हमने देखा कि वर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन चूंकि सर्कुलर मोशन के केस में अगर एक रोटेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, तो हम जानते हैं कि एक रोटेशन के बाद वो पॉइंट वापस उसी जगह पहुंच जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इस केस में, यानी सर्कुलर मोशन के केस में जो वर्क निकालते हैं वो फोर्स इनटू डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक रेवोल्यूशन में F फोर्स लगने की वजह से ये पॉइंट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 पाई r के बराबर है। साथ ही हमें पता है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि ये F फोर्स लगने की वजह से ये पुल्ली अब n रेवोल्यूशंस पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। ये पुल्ली अब n रेवोल्यूशंस पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। तो n रेवोल्यूशन पर सेकंड से अगर ये रोटेट कर रहा है और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस पर सेकंड हम लोग निकाल सकते हैं, और 2 पाई r into n के बराबर था। इससे क्या हुआ, जब डिस्टेंस की जगह ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस पर सेकंड की वैल्यू है, यानी अपने आप सेकंड से वर्क साइड में डिवीजन हो जा रहा है, और हमें वर्क पर सेकंड का इक्वेशन मिल रहा है। d की जगह हम लोग टोटल डिस्टेंस पर सेकंड जब पुट करते हैं तो ये इतना मिल रहा है, और ये वर्क पर सेकंड हमें पता है पावर के बराबर है। इस तरह हमने पावर का एक इक्वेशन डिराइव कर लिया, और बाद में हमने स्टार्टिंग में जो Fr की वैल्यू निकाला था, Fr की वैल्यू t पुट करने के बाद हमें पता चल गया पावर और टॉर्क के बीच का एक रिलेशन मिल गया, पावर इज इक्वल टू t into 2 pi n। ये रिलेशन हमें कब मिला था, जब n हमारा rps में था, n rps में गिवन था, तो हमें ये रिलेशन मिला था, यानी इक्वेशन नंबर 5 हमें मिला था। और हमें पता है जब हम लोग n रेवोल्यूशन पर सेकंड को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, और इसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन में हमें एक और नया इक्वेशन मिला, p इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, यानी p इज इक्वल टू t इनटू ओमेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एक रिलेशन ये मिला। दूसरा फिर हमने जाना, हम जानते हैं कि टॉर्क का कभी-कभी आरपीएम में भी वैल्यू दिया रहता है, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में भी वैल्यू दिया रहता है। तो इसी इक्वेशन से हम लोग रेवोल्यूशन पर मिनट वाला भी वैल्यू डिराइव करके ला सकते हैं, पावर और टॉर्क के बीच का रिलेशन ला सकते हैं। तो पहले जब आरपीएस में दिया हुआ था तो हम लोग n इस इक्वेशन में पुट करते थे। अब जब आरपीएम में दिया हुआ है, रेवोल्यूशंस पर मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग n/60 की वैल्यू n/60 की वैल्यू सिर्फ इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इससे हमें ये एक्सप्रेशन मिला, ये इक्वेशन मिला n/60 की वैल्यू को पुट करने के बाद। और यहाँ क्या हुआ, रीअरेंज करके हम लोग 2 पाई और 60 को, यानी कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ हमने कर दिया, वेरिएबल वैल्यू को हमने एक तरफ कर दिया, तो अल्टीमेटली एक और इक्वेशन यानी nt/9.55 में हमें मिलता है। ये स्टूडेंट्स ये टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे डीसी मोटर के केस में लगने वाला जो दो टॉर्क है, यानी आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी हम लोग जनरल एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, पावर और टॉर्क के बीच का रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग दोनों रिलेशन निकाल चुके हैं जब n rps में दिया हुआ हो, इक्वेशन नंबर 5, और जब n rpm में दिया हुआ हो, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में दिया हुआ हो, तो इक्वेशन नंबर 7, और साथ ही साथ ओमेगा के टर्म में भी रिलेशन हमने निकाल लिया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग आ जाएंगे आर्मेचर टॉर्क में। तो स्टूडेंट्स हमने डीसी मोटर के केस में हमने देखा है कि किसी भी आर्मेचर के अंदर जब कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होता है, तो वहां पे उन कंडक्टर्स पे टॉर्क लगता है, यानी आर्मेचर कंडक्टर्स पे टॉर्क लगता है। यानी सपोज दैट डीसी मशीन का एग्जांपल जो हम लोग लेके चलते हैं हर बार,
सपोज दैट इस तरह का जो डीसी मशीन है, टू पोल मशीन का एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं सिंपलिसिटी के लिए। यहाँ आर्मेचर है और सपोज दैट जब हम लोग सप्लाई दे रहे हैं तो इन आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर सपोज दैट एक आर्मेचर कंडक्टर को हम लोग लेके चलते हैं और अब हम लोग इस तरह सप्लाई दे रहे हैं कि हम लोग मान लेते हैं आर्मेचर कंडक्टर के अंदर डॉट है, यानी करंट इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है। अब डेफिनेटली फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे, तो उसके वजह से यहाँ पे डेफिनेटली सपोज दैट दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, तो इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा और उस फोर्स की वजह से फाइनली टॉर्क बनेगा। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं फोर्स किधर बनेगा, तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा इंडेक्स फिंगर इंडिकेट कर रहा है लाइन ऑफ फ्लक्स की तरफ, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर डॉट है यानी करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा, कंडक्टर पर यहाँ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और डेफिनेटली ये फोर्स टेंजेंशियल होगा, डेफिनेटली ये फोर्स टेंजेंशियल होगा। और यहाँ ये रेडियस है इसका, तो यहाँ ये आर रेडियस है और यहाँ इसके वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा और ये टॉर्क इस कंडक्टर पे लग रहा है। जो टॉर्क हमने टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे लग रहा है, F क्रॉस R न्यूटन, F क्रॉस R न्यूटन मीटर, ये टॉर्क यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ भी चूंकि फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है इसलिए यहाँ भी आपके टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी जैसे ही इसके मैग्नीट्यूड पे हम लोग आएंगे तो जिस तरह इक्वेशन हमने डिराइव किया था ये भी एफ आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और डेफिनेटली एंगल यहाँ 90 डिग्री है रेडियस और अप्लाइड फोर्स के बीच में, टेंजेंशियल फोर्स के बीच में, तो साइन एंगल 90 डिग्री होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये यहाँ भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम वे में जिस तरह पहले हमने निकाला था यहाँ भी एफ आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल में डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होता है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। उससे हमने देखा कि यहाँ टॉर्क यानी एक्चुअल में डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क लगता है वो आर्मेचर कंडक्टर्स पे लगता है। एक आर्मेचर कंडक्टर पे हमने टॉर्क निकाला और इस तरह सारे आर्मेचर कंडक्टर्स का टॉर्क सम टोटल हो जाएगा और इससे हमें टोटल आर्मेचर टॉर्क मिलेगा, जिसको हम लोग TA से इंडिकेट करते हैं, टोटल आर्मेचर टॉर्क। यानी एक्चुअल में आर्मेचर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, आर्मेचर कंडक्टर के ऊपर टॉर्क लगता है और सारे आर्मेचर कंडक्टर के टॉर्क का जब सम टोटल करते हैं तो हमें टोटल आर्मेचर टॉर्क मिलता है, जिसको हम लोग TA से इंडिकेट करते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो इस पावर के रिलेशन को यूज करके हम लोग इसका एक्सप्रेशन, टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क का इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो पावर के रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, अब हमें पता है डीसी मोटर के केस में पहले आपको मैं बता चुका हूं कि टोटल जो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, जाहिर हमें पता है कि डीसी मोटर है यानी मैकेनिकल डीसी मोटर है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह और पावर के टर्म में हम लोग कहें तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल पावर आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें पता है, मैं डीसी मोटर के क्लासेस में पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है वो उतना ही पावर कन्वर्ट होता है जितना बैक ईएमएफ के इफेक्ट को ओवरकम करने में जितना पावर हमने दिया। और वो कितना आता था तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस केस में हम लोगों ने देखा था कि टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर जो अपने मैकेनिकल इक्विवेलेंट पावर में टोटल कन्वर्ट होता है वो कितना होता है, तो बैक ईएमएफ के असर को ओवरकम करने में जितना हमने पावर दिया। और पिछले क्लासेस में बता चुका हूं कि वो कितना आता है, EB * IA के बराबर। अगर इन कंडक्टर्स में IA करंट फ्लो हो रहा है, आर्मेचर करंट IA है
तो ईबी जो बैक ईएमएफ है, ईबी इंटू आईए का जो पावर है, यानी बैक ईएमएफ के असर को ओवरकम होने में जितना हमने पावर लगाया, और वो मैथमेटिकली हमें ईबी इंटू आईए के बराबर मिलता था, यानी इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर अपने मैकेनिकल इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा, यानी इतने ही इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्शन मैकेनिकल पावर में होगा। और डेफिनेटली यहाँ टॉर्क का जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, और टॉर्क के कैलकुलेशन में जो पावर हम लोग लिखते हैं वो मैकेनिकल पावर ही होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का फायदा उठा के, और अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि n आरपीएस में गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग ये चीजें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 का फायदा उठा के हम लोग यहाँ पावर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेफिनेटली पावर की वैल्यू जो मैकेनिकल पावर है वो ईबी इंटू आईए है, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर अपने इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है वो ईबी इंटू आईए है। तो यहाँ हम लोग ईबी इंटू आईए इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन वहाँ हम लोग पुट करेंगे, तो हमें नया एक्सप्रेशन जो मिलेगा, जो इक्वेशन नंबर 5 से हम लोग ला सकते हैं, वो हमें मिलेगा ईबी इंटू आईए इज इक्वल टू टॉर्क इंटू 2 पाई एन, यानी टी इंटू 2 पाई एन। टी इंटू 2 पाई एन। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिला डीसी मशीन के केस में, और डेफिनेटली यहाँ जो हमें मिल रहा है वो आर्मेचर टॉर्क मिल रहा है, इसलिए टीए हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल आर्मेचर टॉर्क टीए को लेके चला है यहाँ पे, और यहाँ पे एन आरपीएस में है। तो ये इक्वेशन मिल गया। और डेफिनेटली पावर का है, जो भी पावर का इक्वेशन है, पहले भी जो हमने डिराइव किया था, जो पावर का इक्वेशन, जितने भी पावर का इक्वेशन हमने डिराइव किया था, यहाँ पर चूंकि मैकेनिकल पावर इन्वॉल्व है, इससे सबका यूनिट हम लोग जूल्स पर सेकंड लेके चलेंगे। यानी ये भी जो मैकेनिकल पावर का इक्वेशन नंबर 6 में हमने लाया, इधर इक्वेशन नंबर 5 में हमने लाया, यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में हमने लाया, तो इसका यूनिट भी, ये पावर है, मैकेनिकल पावर है, इसलिए इसका यूनिट भी जूल्स पर सेकंड में हम लोग लेके चलेंगे। ये भी मैकेनिकल पावर है, इसका यूनिट भी हम लोग जूल्स पर सेकंड में लेके चलेंगे। तो इसका यूनिट भी हम लोग जूल्स पर सेकंड में लेके चलेंगे। और यहाँ भी अल्टीमेटली ईबी इंटू आईए क्या है, तो मैकेनिकल पावर ही हमारा है, इलेक्ट्रिकल से जितना इलेक्ट्रिकल पावर अपने मैकेनिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होता है वही है, यानी ये भी मैकेनिकल पावर है, तो डेफिनेटली इसका यूनिट भी जूल्स पर सेकंड। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, मेक इट इक्वेशन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता है कि अब जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ का इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही आता है बैक ईएमएफ भी, और उसके वजह से बैक ईएमएफ का इक्वेशन भी हम लोग निकालते हैं, तो हमेशा वो जनरेटेड ईएमएफ के इक्वेशन की तरह ही होता है। तो हम लोग जानते हैं दो केसेस इसके लिए हम लोग लेके चल सकते हैं। जब n आरपीएम में दिया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना है, जब n आरपीएम में दिया हुआ है तो हमारा बैक ईएमएफ हो जाएगा phi Zn अपॉन 60 इंटू P अपॉन A, और डेफिनेटली बैक ईएमएफ है तो ये वोल्ट्स में आएगा। लेकिन ये कब, जब n हमारा आरपीएम में दिया हुआ है। यहाँ का जो एक्सप्रेशन है वो आरपीएस में है, तो हम जानते हैं इसी इक्वेशन को, हमें पता है कि बैक ईएमएफ का ही इक्वेशन जब n आरपीएस में हो तो वो हो जाता है phi Zn इंटू P अपॉन A वोल्ट। और हमें याद रखना है ये कब है, जब n हमारा आरपीएस में दिया हुआ है, जब n हमारा आरपीएस में दिया हुआ है। और डेफिनेटली यहाँ जो इक्वेशन हमने लाया है, यहाँ n हमारा आरपीएस में है, तो यहाँ इस वैल्यू को हम लोग बैक ईएमएफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बैक ईएमएफ की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो अब वो ईबी की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा phi Zn इंटू P अपॉन A,
और पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ इनका सबका मतलब क्या है। फाई आपका फ्लक्स पर पोल, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, यहाँ एन जो है आपका डेफिनेटली वो आपका रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, और यहाँ नंबर ऑफ पोल्स पी है, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। और हम जानते हैं कि लैप वाउंड मशीन के लिए A इज इक्वल टू पी के बराबर होता है और वेव वाउंड के लिए A इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ LHS में पुट कर दिया, और ये हमारा IA और RHS में हमारा TA इंटू 2 पाई n। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, n दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, और इससे अल्टीमेटली हम लोग t की वैल्यू को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। t की वैल्यू बहुत आसानी से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। TA की वैल्यू यानी आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू पावर के टर्म में, यानी आर्मेचर टॉर्क का मैथमेटिकल इक्वेशन पावर के टर्म में हमें इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं TA इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई फाई जेड IA इंटू P अपॉन A। तो ये आर्मेचर टॉर्क हमने निकाल लिया, आर्मेचर टॉर्क का मैथमेटिकल इक्वेशन हमने निकाल लिया, और डेफिनेटली ये टॉर्क है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होगा। मेक इट इक्वेशन नंबर 9। तो ये आर्मेचर टॉर्क डीसी मोटर के केस में हमने फाइंड आउट कर लिया। किसके टर्म में, तो डेफिनेटली फ्लक्स के टर्म में, फ्लक्स पर पोल, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर करंट, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के टर्म में हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। और चाहे तो हम लोग ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी जो वैल्यू आती है वो भी हम लोग पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है 1/2 पाई। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 0.159 के बराबर ये आता है। तो उसको भी हम लोग पुट करके एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, TA इज इक्वल टू 0.159, और ये हो जाएगा उसी तरह फाई जेड IA फाई जेड IA इंटू P अपॉन A। इंटू P अपॉन A, मेक इट इक्वेशन नंबर 10। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने आर्मेचर टॉर्क को फाइंड आउट कर लिया, आर्मेचर टॉर्क का मैथमेटिकल इक्वेशन हमने निकाल लिया यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, हमें गौर करना है इस इक्वेशन से हमें एक बहुत बेहतरीन चीज मिलेगी, और बहुत बेहतरीन चीज हम लोग सीख सकते हैं डीसी मोटर के केस में, डीसी मशीन्स के केस में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ इस इक्वेशन से दोनों सेम इक्वेशन है, बस 1/2 पाई जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू को, पाई की वैल्यू को पुट करने के बाद जो मैथमेटिकल वैल्यू आता है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। अदरवाइज इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 बिल्कुल एक ही है। सिर्फ हमने क्या किया है, 1/2 पाई जो कांस्टेंट है, यहाँ पाई की मैथमेटिकल वैल्यू को पुट करके यहाँ इसका मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। इससे एक बहुत बेहतरीन चीज़ पता चलता है, अगर हम लोग यहाँ गौर करें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि टॉर्क, क्योंकि होता क्या है यहाँ अगर हम लोग गौर से देखें ना, तो यहाँ अगर हम लोग गौर से देखें तो कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स, तो होता क्या है कि ये तो चलो कांस्टेंट है ही, ये तो कांस्टेंट है ही। एक बार मशीन डिजाइन हो गया तो नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स हो गया और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स भी फिक्स हो गया। तो अगर हम गौर से देखें तो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म सिर्फ ये है, और इसमें भी जेड भी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एक बार मशीन डिजाइन हो गया तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स भी फिक्स हो गया। यानी देखा जाए तो वेरिएबल टर्म्स है सिर्फ फ्लक्स पर पोल, वेरिएबल टर्म है सिर्फ फ्लक्स पर पोल और आर्मेचर करंट। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अगर रिलेशन निकालें कांस्टेंट टर्म को एक साइड करके, अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू IA। यानी एक बहुत बेहतरीन डिपेंडेंस
इक्वेशन हमें मिल गया कि टॉर्क हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ हमें मिला। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो आर्मेचर टॉर्क है ना वो फ्लक्स पर पोल और आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। अब इससे दोनों मशीन के केस में इससे डीसी मोटर के अलग अलग टाइप के केस में हम लोग टॉर्क को देख सकते हैं कि टॉर्क किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो सपोज दैट पहला एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं डीसी सीरीज मोटर का। डीसी सीरीज मोटर का पहला एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। होता क्या है, डीसी सीरीज मोटर में हम लोग पहले देख चुके हैं, डीसी सीरीज मोटर में हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरह से आर्मेचर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, और चूंकि डीसी है तो सीरीज थोड़ा सा और नीचे इसको बना लेते हैं। इस तरह से आर्मेचर है, डीसी सीरीज मोटर है, और सीरीज है यानी फील्ड वाइंडिंग इसका सीरीज में हमने कनेक्ट किया है, यानी आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज करंट एक ही है, पहले हम लोग कई बार देख चुके हैं। और यहाँ से एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई हम लोग दे रहे हैं इस पोलैरिटी में, और इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। यही आर्मेचर करंट भी है, और यही सेम करंट, ये पूरा का पूरा करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, तो यही सीरीज करंट भी है। यानी इस केस में हम लोग जानते हैं IA इज इक्वल टू ISE। अब हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है, तो हमें पता है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NI के, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब यहाँ क्या है, I यानी फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग डीसी सीरीज मोटर के केस में जो फील्ड वाइंडिंग है वो तो सीरीज में होती है, यानी यहाँ पे आर्मेचर करंट हम जानते हैं कि सीरीज में है, तो जो आर्मेचर करंट है वही सीरीज फील्ड करंट है। यानी इस केस में डीसी सीरीज मोटर के केस में ये इक्वेशन हो जाएगा, जो फ्लक्स है तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन हमें ऐसे मिल रहा है, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन हाँ एक चीज है, ये रिलेशन लीनियर तब तक ही है जब तक हम लोग सैचुरेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी सैचुरेशन से पहले ये रिलेशन हमें लीनियर मिलता है। बाद में जैसे ही मैग्नेटिक हमारा जो ये हमने जो फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग बनाई, जब वो सैचुरेशन में पहुंच जाएगा तो हम लोग करंट कितना भी बढ़ाएं, फ्लक्स उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से हम लोग करंट को बढ़ा रहे हैं। यानी जब तक सैचुरेशन पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं तब तक ये लीनियर रिलेशन हमें मिलता है। तो इसका फायदा मिलता है जब यहाँ से हम लोग देखें, तो हम लोग ने पहले देखा कि टॉर्क का जो जनरल एक्सप्रेशन मिल रहा है ये हर एक मशीन के लिए वैलिड है, हर एक डीसी मोटर के लिए वैलिड है। ये जनरल एक्सप्रेशन है टॉर्क का, जनरल डिपेंडेंस इक्वेशन है टॉर्क का, कि टॉर्क डिपेंड कर रहा है फ्लक्स पर पोल और आर्मेचर करंट पे। लेकिन हमने देखा कि पर्टिकुलरली अगर डीसी सीरीज मोटर के लिए हम आते हैं तो हमें ये डिपेंडेंस इक्वेशन भी मिलता है, यानी फाई भी IA पर डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस डिपेंडेंस इक्वेशन को हम लोग देखें तो अब इस डिपेंडेंस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क, और टॉर्क भी कौन सा, आर्मेचर टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई इनटू IA, और फाई खुद ही IA का प्रोपोर्शनल है, यानी हम कह सकते हैं टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क डीसी सीरीज मोटर के केस में IA स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। एक बहुत बेहतरीन रिलेशन हमें मिलता है। पहले हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाला, जनरल डिपेंडेंस इक्वेशन, कि टॉर्क हर एक डीसी मोटर में जनरली, यानी जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाला कि टॉर्क डीसी मोटर के केस में किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि आर्मेचर टॉर्क फाई यानी फ्लक्स पर पोल और IA आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है। और फिर हमने पर्टिकुलराइज किया इसको, तो हमने देखा कि डीसी सीरीज मोटर के केस में हमारा टॉर्क IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं हम लोग शंट मोटर के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में। डीसी शंट मोटर के केस में हम लोग आ जाएंगे। तो स्टूडेंट डीसी शंट मोटर के केस में हम लोग मोटर को इंडिकेट करते हैं इस तरह से, आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग। जाहिर है डीसी शंट मोटर है तो पैरेलल में यानी शंट में शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। पहले हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं।
और इस तरह से डीसी शंट मोटर का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सपोज दैट V है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ से जो करंट अप्लाई कर रहे हैं I, ये I इस पॉइंट पे जाके करंट का डिवीजन हो जा रहा है, एक हमारे आर्मेचर में जा रहा है और एक हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है ISH। अब होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज अगर हम लोग अप्लाई करें किसी सर्किट में, तो उस सर्किट का लोड डिसाइड करता है कि कितना करंट वो सर्किट ड्रॉ करेगा इस पर्टिकुलर वोल्टेज से। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से करंट का डिवीजन I करंट जो टोटल जा रहा है इस V की वजह से, इस सर्किट के लोड की वजह से, इस सर्किट के सर्किट एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो टोटल करंट I जा रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट आर्मेचर में चला गया IA आर्मेचर करंट और एक पार्ट शंट फील्ड वाइंडिंग में चला गया ISH। अब होता क्या है कि कुछ भी बदलाव हो, क्योंकि ये डीसी मोटर है ना, तो इसके शाफ्ट पे कहीं ना कहीं कोई मैकेनिकल लोड लगा हुआ होगा और मैकेनिकल लोड में कुछ भी बदलाव होगा तो जाहिर है इस करंट में I में बदलाव होगा। और हम लोग इसके एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, यहाँ से डिवीजन हो रहा है, यानी I इज इक्वल टू IA प्लस ISH। और हम लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी अप्लाइड वोल्टेज के लिए, किसी भी अप्लाइड वोल्टेज से कितना करंट ड्रॉ होना है, ये आपके सर्किट का रेजिस्टेंस या आपके कहीं ना कहीं आपके सर्किट का लोड डिसाइड करेगा कितना करंट जाना है। अगर लोड में वेरिएशन होगा तो करंट में वेरिएशन होगा। तो यहाँ इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इस पे, इसके शाफ्ट पे जो मैकेनिकल लोड होगा, मैकेनिकल लोड में चेंजेस की वजह से लोड में वेरिएशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इस लोड को कौन फुलफिल कर रहा है, तो ये मोटर है। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हम दे रहे हैं, मैकेनिकल पावर आउटपुट मिल रहा है, तो मैकेनिकल लोड में वेरिएशन आएगा तो कहीं ना कहीं इस मैकेनिकल लोड को ये इलेक्ट्रिकल पावर ही फुलफिल कर रहा है, यानी V into I ही फुलफिल कर रहा है। जो V into I हम लोग इनपुट दे रहे हैं यही फुलफिल कर रहा है। तो जाहिर है ये V into I इलेक्ट्रिकल पावर जो हम इनपुट में दे रहे हैं वही कहीं ना कहीं मैकेनिकल पावर जो इससे बन रहा है वही लोड को फुलफिल कर रहा है। यानी लोड में वेरिएशन आएगा तो अल्टीमेटली सप्लाई ये मिल रहा है, इसमें वेरिएशन आएगा, यानी इसके करंट में वेरिएशन आएगा। इसके करंट में तो वेरिएशन आएगा, लेकिन ये वेरिएशन अल्टीमेटली आर्मेचर करंट में ही होगा सिर्फ वेरिएशन, यानी इसमें अगर कुछ इंक्रीज होता है तो इसमें इंक्रीज होगा, सिर्फ इसी में अंतर आएगा। ISH में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो होता क्या है कि हमारा शंट फील्ड करंट प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। किसी भी डीसी मशीन में, डीसी शंट मोटर में शंट फील्ड करंट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। तो हमें पता है कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NI के, और n नंबर ऑफ टर्न्स है वो कांस्टेंट है, यानी हम लोग कह सकते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डीसी शंट मोटर के केस में शंट फील्ड करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यानी इस केस में जो हमारा फाई है वो डिपेंड करता है ISH पे, और ISH हमारा अगर कांस्टेंट है तो फाई भी हमारा कांस्टेंट है। अब नतीजा होगा कि शंट मोटर के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में फाई हमारा कांस्टेंट मिल गया। तो जो जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाला था हर एक डीसी मोटर के लिए वो ये था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी शंट मोटर के केस में ये भी कांस्टेंट हो जा रहा है, डीसी शंट मोटर के केस में ये भी कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं डीसी शंट मोटर के केस में हम लोग देखें तो टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क सिर्फ IA पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन रिलेशन हमें मिलता है। हमने देखा कि डीसी सीरीज मोटर के केस में हमारा आर्मेचर टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर के केस में हमारा आर्मेचर टॉर्क IA स्क्वायर पे डिपेंड करता है बिफोर सैचुरेशन, लेकिन वहीं डीसी शंट मोटर के केस में हमारा टॉर्क, हमने देखा डीसी शंट मोटर के केस में हमारा टॉर्क, अब हमारा टॉर्क हो जाएगा उस जनरल एक्सप्रेशन से, तो यहाँ फाई कांस्टेंट है, तो इस केस में हमारा आर्मेचर टॉर्क, इस केस में हमारा आर्मेचर टॉर्क सिर्फ IA पे डिपेंड करेगा। ये एक बहुत बेहतरीन रिलेशन हमें इससे मिल रहा है। हमने देखा कि डीसी सीरीज मोटर के केस में हमारा टॉर्क IA स्क्वायर पे डिपेंड करता था, इधर कर देते हैं थोड़ा सा, डीसी सीरीज मोटर के केस में हमारा टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क IA स्क्वायर पे डिपेंड करता था, यानी आर्मेचर करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता था। लेकिन हमने देखा डीसी शंट मोटर के केस में हमारा आर्मेचर टॉर्क IA पे डिपेंड करता है, हमारा आर्मेचर टॉर्क IA पे डिपेंड करता है, यानी सिर्फ आर्मेचर करंट पे डिपेंड करता है। तो एक और भी बेहतरीन रिलेशन हमें आर्मेचर टॉर्क के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया
ये आर्मेचर टॉर्क का इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन आर्मेचर टॉर्क का हमने डिराइव किया, ये सारे डीसी मोटर के लिए जो एप्लीकेबल है। इसमें अगर हम लोग देखें जो हमने डिराइव किया था इसके पहले, तो ये हमने इससे डिराइव किया था, और अल्टीमेटली थोड़ा सा और पहले जाएं तो हम लोग इस तरह से डिराइव करते थे। EB इंटू IA हमने देखा था कि टोटल मैकेनिकल पावर ये टॉर्क इंटू हमारा 2 पाई n के बराबर है। ओके, इससे इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क का डायरेक्टली। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं EB इंटू IA बाई 2 पाई n। तो एक इक्वेशन हमें ये भी मिल जाता है आर्मेचर टॉर्क का। और डेफिनेटली n यहाँ, चूंकि हमने जब कैलकुलेट किया था तो n यहाँ RPS में था, यानी जब n रेवोल्यूशंस पर सेकंड में हो। और इसी इक्वेशन से हम दूसरा इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, जब n RPM में गिवन हो तो इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं एक और इक्वेशन, EB इंटू IA, और जब n हमारा RPM में दिया हुआ रहेगा तो n/60 और n/60 पुट करेंगे तो इस तरह से n/60, और इसी को फिर हम लोग लिख सकते हैं TA इज इक्वल टू 60 EB इंटू IA बाई 2 पाई n। और ये कब होगा? जब n हमारा RPM में दिया हुआ है, जब n हमारा RPM में दिया हुआ है। तो एक हमें आर्मेचर टॉर्क का ये भी इक्वेशन मिल गया। और डेफिनेटली टॉर्क है, दोनों का दोनों टॉर्क है, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर, इसका यूनिट न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आर्मेचर टॉर्क को फाइंड आउट कर लिया, आर्मेचर टॉर्क के अलग अलग एक्सप्रेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग शाफ्ट टॉर्क में। तो होता है क्या कि ये जो टॉर्क मिला, ये आर्मेचर कंडक्टर्स पे लगने वाला टॉर्क और उनका सम टोटल मिलके हमें टोटल आर्मेचर टॉर्क TA मिलता था। लेकिन होता क्या है कि मशीन में जो आर्मेचर पे टॉर्क लग रहा है वही टॉर्क शाफ्ट पे अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि आर्मेचर में टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क का कुछ पोर्शन लॉसेस में चला जाता है, और वो लॉसेस कहीं ना कहीं उस टॉर्क से जुड़ा हुआ जो पावर है, उस पावर का कुछ पोर्शन लॉसेस में चला जाता है, और वो लॉसेस है आपका फ्रिक्शन लॉस, अगर फैन लगा हुआ है तो विंडेज लॉस, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल पे डिपेंड होने वाला एक और लॉस है जो मैग्नेटिक लॉसेस के टर्म में जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मेचर में जो टॉर्क डेवलप हो रहा है और उस टॉर्क की वजह से जो पावर वहाँ पे मैकेनिकल पावर जो वहाँ पे बन रहा है, वो मैकेनिकल पावर का कुछ पोर्शन लॉसेस को फुलफिल करने में चला जा रहा है, और लॉसेस को फुलफिल करने में चला जाता है, और लॉसेस कौन कौन से हैं वहाँ पे? तो डेफिनेटली फ्रिक्शन का जो लॉसेस है, फ्रिक्शनल लॉसेस, अगर फैन उसमें लगा हुआ है तो विंडेज लॉसेस, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स यानी रोटेशंस के वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स पे डिपेंड होने वाला आयरन लॉस यानी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, तो वहाँ वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस लॉसेस को भी फुलफिल करने में पावर का पार्ट जा रहा है। तो नतीजा होता है कि जो टॉर्क हमें आर्मेचर कंडक्टर से मिल रहा है और उनका सम टोटल यानी जो टोटल हमें आर्मेचर टॉर्क मिल रहा है, वो पूरा का पूरा आर्मेचर टॉर्क शाफ्ट पे नहीं अवेलेबल होता है, बल्कि अब कम टॉर्क, लेस टॉर्क शाफ्ट पे अवेलेबल होता है। तो अब हम लोग शाफ्ट टॉर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आउटपुट में जितना आउटपुट पावर हमें मिल रहा है, आउटपुट मैकेनिकल पावर, तो आउटपुट मैकेनिकल पावर बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट मैकेनिकल पावर को हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग टैको जनरेटर को यूज करके n निकाल सकते हैं, और हम लोग वो फार्मूला को यूज करके पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा करके हम लोग आउटपुट मैकेनिकल पावर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस में आउटपुट मैकेनिकल पावर हम लोग प्रैक्टिकली निकालते हैं, यानी आउटपुट, या यूं कहें हम लोग तो मैकेनिकल पावर आउटपुट
किसी भी डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर आउटपुट हम लोग प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी इक्वेशन को करके यूज करके हम निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं और n से फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज दैट किसी डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर आउटपुट हमें मिल रहा है। मैकेनिकल पावर आउटपुट यानी मैकेनिकल पावर आउटपुट अगर हमें पता है तो वहां पर हम लोग शाफ्ट टॉर्क बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो शाफ्ट टॉर्क के वजह से ही मैकेनिकल पावर हमें शाफ्ट में मिल रहा है, जो उस शाफ्ट से कनेक्ट करके हम फर्दर कोई भी वर्क करा सकते हैं। शाफ्ट के पुल्ली से हम लोग बेल्ट्स को कनेक्ट करके कहीं वर्क करा सकते हैं, गियर्स को कनेक्ट करके कहीं वर्क करा सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि आउटपुट मैकेनिकल पावर कितना है, आउटपुट मैकेनिकल पावर कितना है, तो हम लोग उस पावर के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं शाफ्ट टॉर्क। तो हो जाएगा क्या, तो हमें पता है पावर, तो आउटपुट पावर और डेफिनेटली मैकेनिकल इन नेचर का है, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू शाफ्ट टॉर्क, क्योंकि अब ये पावर जो बन रहा है वो किसकी वजह से, शाफ्ट टॉर्क की वजह से, इनटू 2 पाई n, जब n आरपीएस में दिया हुआ है। तो ये हमें मिलता है, ये हमें मिलता है और इससे बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये जाहिर है आउटपुट पावर है, तो ये भी जूल्स पर सेकंड में हमें मिलेगा और इससे हम लोग शाफ्ट टॉर्क निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली शाफ्ट टॉर्क क्या है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई 2 पाई n, जब n आरपीएस में दिया हुआ है। तो इस तरह हमें शाफ्ट टॉर्क का इक्वेशन मिल रहा है और डेफिनेटली शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क, क्योंकि आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर कंडक्टर्स पे लगने वाला टोटल टॉर्क है, वहाँ उसके वजह से आर्मेचर पावर मिल रहा था हमें, यानी टोटल मैकेनिकल पावर जो आर्मेचर के अंदर कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में। लेकिन हमने देखा कि वो जो पावर डेवलप हो रहा था आर्मेचर टॉर्क की वजह से, उसका कुछ पोर्शन लॉसेस को फुलफिल करने में चला जाता है। और लॉसेस कौन कौन से हैं, तो फ्रिक्शन लॉस, फैन लगा हुआ तो विंडेज लॉस, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स यानी रोटेशन पर डिपेंड करने वाला एक और लॉस है मैकेनिकल लॉस, सॉरी मैग्नेटिक लॉस। तो उनके वजह से कुछ पोर्शन आर्मेचर टॉर्क का और उससे जुड़े हुए पावर का कुछ पोर्शन उस लॉसेस को फुलफिल करने में चला गया और अल्टीमेटली शाफ्ट पे हमें ये टॉर्क मिला और ये एक्चुअल मैकेनिकल आउटपुट पावर मिला। तो इस तरह शाफ्ट टॉर्क का इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं जब n हमारा आरपीएस में दिया हुआ है। यही इसी एक्सप्रेशन से हम लोग दूसरा इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, यानी जब n आरपीएम में दिया हुआ है तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो जब n ये क्या था, तो ये तब था जब n आरपीएस में दिया हुआ था, यानी रेवोल्यूशंस पर सेकंड में दिया हुआ था। अगर n हमारा आरपीएम में दिया हुआ हो, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में दिया हुआ हो, तो इसी इक्वेशन से हम वो भी डिराइव कर सकते हैं आउटपुट पावर और डेफिनेटली यहाँ n की जगह n/60 हम लोग पुट करेंगे और इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60/2 पाई इंटू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई m, और हम जानते हैं कि 60/2 पाई 9.55 के बराबर आ जाता है। तो इस वैल्यू को पुट करके हम लोग वो भी निकाल लेंगे। तो डेफिनेटली ये सब किसके लिए है, ये जब n आरपीएम में है तो हमने शाफ्ट टॉर्क का इक्वेशन निकाल लिया, हमें ये मिला। और चाहे तो हम लोग इसमें पाई का मैथमेटिकल वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। TSH इज इक्वल टू 9.55
आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई n तो हमें ये इक्वेशन मिल गया और डेफिनेटली ये टॉर्क है तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि इस तरह शाफ्ट टॉर्क का इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो हमने आर्मेचर टॉर्क का इक्वेशन निकाला, हमने शाफ्ट टॉर्क का इक्वेशन निकाला और डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि टॉर्क आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा है और उसके बाद लॉसेस होता है। लॉसेस में आयरन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, और उसके वजह से क्या होता है आर्मेचर टॉर्क जो डेवलप हुआ उसके मुकाबले शाफ्ट पे जो अवेलेबल टॉर्क है जिससे एक्चुअल मैकेनिकल पावर हम लोग करा पाते हैं वो हमें कम मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो डिफरेंस है ना आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क का डिफरेंस है यानी TA माइनस TSH, क्योंकि TA ज़्यादा है आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, आर्मेचर में जो टॉर्क डेवलप हुआ वो ज़्यादा है, उसकी वजह से लॉसेस होता है। लॉसेस में आयरन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, और अगर फैन है तो विंडेज लॉसेस। उसके बाद उन लॉसेस की वजह से शाफ्ट पे जो टॉर्क अपीयर हो रहा है जो एक्चुअल मैकेनिकल वर्क में हम लोग यूज़ करते हैं वो कम होता है। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है TA माइनस TSH इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट टॉर्क, यानी लॉस में जो चला गया, जो खो गया टॉर्क वो हम लोग लॉस्ट टॉर्क बोलते हैं। और ये लॉस्ट टॉर्क कहाँ गया, तो कौन से लॉसेस में गया, तो डेफिनेटली आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, और अगर फैन है उस मोटर में तो वहाँ उस फैन जो है विंड को पुश करता है तो उसकी वजह से विंडेज लॉस। तो इतना लॉस टॉर्क होता है TA माइनस TSH। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हमने सारा DC मशीन्स का टॉर्क का इक्वेशन हमने निकाला और हमने टॉर्क के एक्सप्रेशन को देखा, टॉर्क इक्वेशन को देखा और टॉर्क को हमने फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये TA माइनस TSH जो है यानी आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क का डिफरेंस जो है वो लॉस्ट टॉर्क हम लोग इसको कहते हैं, यानी ये टॉर्क लॉसेस को फुलफिल करने में चला गया इसलिए हम लोग इसको लॉस्ट टॉर्क बोलते हैं। और कौन कौन से लॉसेस में चला गया, तो डेफिनेटली आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, और अगर फैन लगा हुआ है तो विंडेज लॉस। और इसी की वजह से आर्मेचर टॉर्क के मुकाबले शाफ्ट पे हमें कम टॉर्क मिलता है और ये डिफरेंस TA माइनस TSH जिसको हम लोग लॉस टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।